No. अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? जी, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी, तो नमाज पढ़ ली सबने? जी, अल्लाह का शुक्र है। जी, कैसी हो रही है तैयारी आप सबकी? अच्छा, दैट्स ग्रेट। तो कल हमने कहाँ तक पढ़ लिया था ट्रांजिशन एलिमेंट्स? हाँ जी, कलर कंपाउंड्स, कलर फॉर्मेशन तक कल हमने पढ़ा था। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, डी डी ट्रांजिशन कैन नॉट बी शोन बाय। जी, ऑप्शंस है हमारे पास: कॉपर +1, स्कैंडियम +3, चार्ली Zn+2, एंड डी ऑल ऑफ दीज। इनमें से कौन जो है वो डीडी ट्रांजिशन शो नहीं नहीं कर सकता? जी, तो कॉपर +1, अगर आप कन्फिग्रेशन देखो, कॉपर +1 में हमारे पास डी जो है ये फुलफिल्ड है, इसके 3D में जो है वो 10 है। स्कैंडियम +3 में डी में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 है। और जिंक +2 में हमारे पास 3D10 है। तो डी में कम से कम एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होना चाहिए, तब जाके डी डी ट्रांजिशन होगी। तो इनमें से किसी में भी डी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड नहीं है, सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज, डेल्टा। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे कि ये जो है कैटलिस्ट के तौर पे भी एक्ट करते हैं। नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करते हैं, इनकी कैटालिटिक एक्टिविटी है।
तो ये कैटलिस्ट के तौर पे क्यों एक्ट करते हैं? वैसे हम सबसे पहले डिफाइन करें व्हाट इज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है लेकिन खुद उसमें इस्तेमाल नहीं होता। तो ये जो है ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं ये कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करते हैं। तो आपके ख्याल में ये कैटलिस्ट के तौर पे क्यों एक्ट करते हैं? हाँ जी, ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, पहले हम बात करेंगे कि इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये इनकी टिपिकल प्रॉपर्टी है कि इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। मतलब ये एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्यों? क्योंकि ये 4s के इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ 3d के इलेक्ट्रॉन्स भी इन्वॉल्व होते हैं बॉन्डिंग में। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो उसकी वैलेंसी होगी +2। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो उनकी वैलेंसी होगी +3। जैसे स्कैंडियम जो है वो 2 भी लूज कर सकता है, 3 भी लूज कर सकता है। इसी तरह अगर आप टाइटेनियम पे आते हो तो टाइटेनियम +2 भी, +3 भी, +4 भी। तो लेफ्ट टू राइट मैंगनीज तक जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो रहे हैं। मैंगनीज तक अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, फिर क्रोमियम, मैंगनीज, ये +2 भी, +3 भी, +4 भी और +5 भी। और और सबसे ज्यादा कौन शो करेगा? मैंगनीज, +2, +3, +4, +5 एंड +7। तो ये एमसीक्यू बनता है कि सबसे ज्यादा जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन शो करता है? मैंगनीज। क्योंकि मैंगनीज जो है इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 4s में 2 होते हैं और 3d में 5 होते हैं। तो ये 7 के 7 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इस्तेमाल करता है। और चूंकि ये जो डी के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके लिए बॉन्ड बनाना आसान है। अच्छा, मैंगनीज के बाद पेयरिंग होना स्टार्ट हो गई है। आयरन पे आगे वो पेयरिंग हो गई, तो उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो फिर कम होगी। आयरन +2, +3, +4, ठीक है। तो ये आयरन शो कर सकता है। और जिंक पे आके जब आप जिंक पे आओगे तो वहां पर वो +2 शो करेगा। तो जिंक 4s के 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है बस। तो इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों होती है? क्योंकि इनमें 4s इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ 3d के इलेक्ट्रॉन्स भी इन्वॉल्व होते हैं बॉन्डिंग में। और मैंगनीज की सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +7, क्योंकि वो 7 के 7 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बॉन्डिंग में इस्तेमाल कर लेता है। अच्छा, तो इनकी कैटालिटिक एक्टिविटी इसीलिए है क्योंकि इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। यानी कि ये रिएक्टेंट्स को, एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स को अपने साथ बाइंड करने की एबिलिटी रखते हैं। क्योंकि कैटलिस्ट का क्या काम होता है? रिएक्टेंट्स को एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में लेके आना, रिएक्टेंट्स को एक नया पाथवे प्रोवाइड करना, एक एक लो एनर्जी बैरियर प्रोवाइड करना। तो चूंकि इसने रिएक्टेंट्स को अपने साथ बाइंड करना होता है, तो एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स को जो अपने साथ ये बाइंड कर सकता है। सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट जी, इन सब की जो सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है, और वो जिंक की है। जिंक सिर्फ 2 लूज करता है, जबकि स्कैंडियम जो है हमारे पास वो +2 भी है, +3 भी है। अच्छा, अब इनकी एग्जांपल्स क्या हैं? कौन कौन से कैटलिस्ट के किस रिएक्शन में इस्तेमाल होते हैं?
+1, वो कॉपर के केस में सिर्फ +1 है क्योंकि उसके 4s में एक इलेक्ट्रॉन है। अगर आप गौर करो तो सिर्फ कॉपर में 4s में एक इलेक्ट्रॉन है और क्रोमियम में 4s में एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन क्रोमियम जो है वो कम से कम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है। तो इनकी सबसे कम वैलेंसी जो है ना नॉर्मली वो +2 है कॉपर को निकाल के, लेकिन चूंकि कॉपर के 4s में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो एक इलेक्ट्रॉन भी लूज कर देता है और 2 इलेक्ट्रॉन भी लूज कर सकता है। अच्छा, कल वाले एमसीक्यू का बच्चे जो है ना वो आंसर पूछ रहे हैं, तो कल वाले एमसीक्यू का जो आंसर था वो था क्यूप्रिक फ्लोराइड। क्यूप्रिक में कॉपर +2 है। क्यूप्रिक में कॉपर क्या है, +2, तो कॉपर +2 जो है उसमें डी डी ट्रांजिशन पॉसिबल है। जी, कल जो हमने कंपाउंड्स लिखे थे वो थे हमारे पास Ag2SO4, और हमारे पास कौन सा कंपाउंड था, जिंक क्लोराइड था, और हमारे पास था मैग्नीशियम फ्लोराइड, और हमारे पास था क्यूप्रिक फ्लोराइड। तो इसमें हमने आपको कहा था कि जिंक को वैसे ही निकाल दो, जिंक में सारे डी ऑर्बिटल्स जो हैं वो फुलफिल्ड हैं, तो इसमें डी डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। मैग्नीशियम जो है ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ये यहाँ पर सिल्वर +1 है, तो सिल्वर +1 कॉपर +1 की तरह ही है, तो इसके भी जो डी है वो फुलफिल्ड है। तो ये जो कॉपर +2 है इसमें जो एक डी है, इसमें डी में 9 है, इसमें डी में 10 है, तो इसमें डी डी ट्रांजिशन पॉसिबल है, तो ये कलर्ड होगा। अच्छा, तो अब हम बात करने लगे हैं, नहीं डी डी ट्रांजिशन वाला टॉपिक खत्म हो गया था, हम उसी से रिलेटेड जो है ना एमसीक्यू कर रहे थे। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकते हैं, अनपेड, तो लेफ्ट टू राइट मैंगनीज तक नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो रहे हैं। तो मैंगनीज के पास 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो 5 उसके 3D में है, और अ, उसके बाद 4s में उसके 2 हैं, तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये अनपेड है। लेकिन मैंगनीज के बाद पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाती है। जब पेयरिंग हो जाती है तो फिर इलेक्ट्रॉन लूज करना, फिर बॉन्डिंग में इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है, तो उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिक्रीज हो रही है, और जिंक पे आके सारे ही इलेक्ट्रॉन्स पेड हो गए हैं। जो पेड हो जाते हैं ना, जो ऑर्बिटल्स, जिन जिन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स पेड होते हैं, इसका मतलब वो स्टेबल है, ठीक है। वही बॉन्ड बनाता है जो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होता है। अच्छा, तो अब कौन कौन से ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं वो कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करते हैं, किन रिएक्शंस में, ये तो ये आपने एग्जांपल्स याद रखनी है। तो हमारे पास एग्जांपल्स हैं, जी फर्स्ट, तो ये आपने पढ़ा हुआ है कि मिक्सचर जो है जिंक ऑक्साइड का और क्रोमियम ऑक्साइड का वो हम यूज करते हैं फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ मिथाइल अल्कोहल। जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3, ये दोनों ट्रांजिशन मेटल हैं, ये दोनों यूज होते हैं फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ मिथाइल अल्कोहल। पढ़ा है ना आपने ये, CH3OH अल्कोहल वाले चैप्टर में, अल्कोहल वाले चैप्टर में आपने ये पढ़ा, जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड का मिक्सचर जो है वो हम मेथनॉल बनाने में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारे पास कैटलिस्ट है वो, उससे आप बहुत फेमिलियर है, निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम, ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स। अगर आपने हाइड्रोजिनेशन करनी है, यानी कि अक्रॉस द डबल बॉन्ड आपने
हाइड्रोजन ऐड करना है तो आप निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम इस्तेमाल करते हो। उसके बाद मैंगनीज डाइऑक्साइड इस्तेमाल होता है फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। मैंगनीज डाइऑक्साइड फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड यूज होता है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक्स। ये हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपने वो पढ़ा नहीं था पॉलीथीन बनाने में। पॉलीथीन बनाने में हम जो कि प्लास्टिक है तो टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड इस्तेमाल करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक्स। इसी तरह वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड को हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 टू SO3 इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। वनेडियम पेंटा ऑक्साइड कहाँ इस्तेमाल होती है? SO2 को SO3 में कन्वर्ट करवाने के लिए इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको कॉन्टैक्ट प्रोसेस कहते हैं। और आयरन, आपने एक और कैटलिस्ट का नाम सुना हुआ है आयरन। आयरन भी इस्तेमाल होता है कहाँ पर? आयरन इस्तेमाल होता है हेबर्स प्रोसेस में फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। अमोनिया बनाने के लिए। और इसमें कुछ इसके प्रोमोटर्स भी ऐड करते हैं हम। इसमें प्रोमोटर जो है वो मोलिब्डेनम भी हो सकता है, सिलिका भी हो सकता है। ये इसके प्रोमोटर हैं, मोलिब्डेनम, सिलिका, एलुमिना, ये इसके प्रोमोटर हैं। तो ये था जी इनकी कैटालिटिक एक्टिविटी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो इनकी प्रॉपर्टी है वो क्या है कि ये एलॉय बनाते हैं, एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय क्या होते हैं? मेटल्स के मिक्सचर को हम कहते हैं एलॉय, मिक्सचर ऑफ मेटल्स। तो ये आपस में मिलके क्या बनाते हैं? एलॉयज। अच्छा, चूंकि ट्रांजिशन मेटल्स का अगर आप ट्रेंड देखो तो इनमें लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस शुरू में डिक्रीज होता है, उसके बाद कांस्टेंट हो जाता है। तो ऑलमोस्ट इनका जो साइज है वो सिमिलर है, दे आर सिमिलर इन साइज। इनका जो साइज है वो मिलता जुलता होता है। तो लेट से हम क्या करते हैं, लेट से हमारे पास है ये आयरन मेटल है। आयरन मेटल के अंदर ये आयरन के एटम्स हैं। ये हमारे पास आयरन के एटम्स हैं। अब चूंकि लेट से जो क्रोमियम है उसका साइज इससे मिलता जुलता है, तो मैं यहां पर आयरन का एटम निकालूंगा, उसकी जगह क्रोमियम का एटम प्लेस कर देता हूं। तो ये हम क्या कर रहे हैं? सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं, और ये मेटल्स का मिक्सचर बन रहा है। तो चूंकि हम सब्सटीट्यूशन करके बना रहे हैं इसलिए हम इसको कहते हैं सब्सटीट्यूशनल एलॉय। क्योंकि इनका जो साइज है वो सिमिलर होता है, ऑलमोस्ट इनका साइज एक जितना होता है। तो हम क्या करते हैं, एक मेटल में से उसके एटम्स निकालते हैं, उसकी जगह कोई दूसरे मेटल एटम को प्लेस कर देते हैं। तो इस तरह मेटल्स का मिक्सचर बन जाता है, और ये हम सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं तो ये एक सब्सटीट्यूशनल एलॉय बनता है।
अब कौन कौन से हमारे पास सब्स्टिट्यूशनल एलॉय हैं, उसकी एग्जांपल है हमारे पास। जैसे कि हम स्टील है, स्टील हम कैसे बनाते हैं? स्टील में हम क्या करते हैं, आयरन के साथ साथ हम किसको ऐड कर देते हैं, क्रोमियम, मैंगनीज और निकल को। तो स्टील हम कैसे बनाते हैं, आयरन आयरन के अंदर हम क्रोमियम, मैंगनीज और निकल के एटम्स भी प्लेस कर देते हैं, तो ये हमारे पास एक अलॉय है। अब आपको पता है स्टील को जंग नहीं लगता, स्टील जो है उसकी सरफेस शाइन कर रही होती है, स्टील जो है वो जल्दी खराब नहीं होता। तो इसका मतलब एलॉयज का हमारे हमें फायदा होता है। अब क्या फायदा होता है उसकी उसकी हम बात करते हैं अभी। और इसमें कौन सी एग्जांपल है? इसी तरह आपने पढ़ा हुआ है ब्रास। तो ब्रास भी मिक्सचर है, इसमें हमारे पास कॉपर जो है वो 60 to 80% हो सकता है, और दूसरा इसमें जिंक होता है, जिंक जो है वो 20 to 40% होता है। फिर हमारे पास ब्रॉन्ज है। आप में से किसी को ब्रॉन्ज मेडल मिला है? इसमें कॉपर जो है वो 90 to 95% होता है, और इसमें टिन होता है 5 to 10%। किस पोजीशन वाले को ब्रॉन्ज मिलता है? इसके बाद है हमारे पास नाइक्रोम। तो नाइक्रोम भी एक हमारे पास एलॉय है, और नाइक्रोम में हमारे पास निकल जो है वो 60% है। जी, थर्ड पोजीशन वाले को ब्रॉन्ज मिलता है, सेकंड वाले को सिल्वर, और फर्स्ट वाले को गोल्ड। अच्छा, आप लोगों को ब्रॉन्ज इसलिए नहीं मिला क्योंकि आप लोग जो है ना इंशाल्लाह गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आप लोग गोल्ड अचीव करेंगे। अच्छा, निकल 60% है, क्रोमियम 15% है इसमें, और आयरन 25% है। ठीक है, तो ये कंपोजिशन याद रखनी है आपने। अब एलॉयस का फायदा क्या होता है? एडवांटेजेस ऑफ एलॉयस। एक तो ये एलॉयस जो हैं ये हमारे पास कंपैरेटिवली चीप होते हैं। एलॉयस कंपैरेटिवली क्या होते हैं, चीप। ये एक तो स्ट्रांग होते हैं और उसके साथ फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, स्ट्रांग भी होते हैं और फ्लेक्सिबल भी होते हैं। स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है और फ्लेक्सिबल भी होते हैं, मतलब डिजायर्ड शेप में आप चेंज कर सकते हैं। और इनकी लाइफ जो है ना लॉन्ग होती है, लॉन्ग लाइफ। क्यों? क्योंकि ये कोरोड नहीं करते, इनको जंग नहीं लगता। और इसी तरह हम इनको कह सकते हैं कि ये ड्यूरेबल है। और ये बेटर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर आप कोई नॉन कंडक्टर एलॉय बनाना चाह रहे हैं तो आप वो भी बना सकते हैं, नॉन कंडक्टर एलॉय भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे पास एलॉयस, ये थी इनकी इनके जनरल करेक्टरिस्टिक्स। तो जनरल करेक्टरिस्टिक्स में हमने क्या पढ़ा है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ी थी, और उसके साथ साथ फिर हमने इनकी बाइंडिंग एनर्जी पढ़ी, पैरामैग्नेटिज्म पढ़ा, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ी, कैटालिटिक एक्टिविटी पढ़ी, और एलॉय पढ़ी। ये हैं इनके जनरल करेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, क्वेश्चन है जी आप लोगों से, थोड़ा सा मेमोरी टेस्ट है।
विच ट्रांजिशन मेटल serves as a catalyst for oxidation of alkanes? जी ऑप्शन है हमारे पास जिंक, मर्करी, आर्सेनिक एंड डेल्टा इज कॉपर। इनमें से कौन सा ट्रांजिशन मेटल जो है वो कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट होता है फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन्स? जी जी, कॉम्प्लेक्स आयंस अभी हम पढ़ने लगे हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हम पढ़ने लगे हैं। जी, तो ये एक रिएक्शन आपने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा है। जब आप एल्केन्स की ऑक्सीडेशन करते हो तो कॉपर इस्तेमाल करते हो 400 डिग्री सेंटीग्रेड 200 एटीएम प्रेशर पे। तो एल्केन्स की ऑक्सीडेशन करते हैं तो अल्कोहल बनती है, प्राइमरी अल्कोहल अगर बन रही है तो। प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करें तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें तो कीटोन्स। तो अब हम स्टार्ट करेंगे जी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। तो ये इनकी टिपिकल प्रॉपर्टी है कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स की ये टिपिकल प्रॉपर्टी है कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं, नाम से जाहिर है। जी, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्या होते हैं? वो कंपाउंड्स जिनके अंदर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं या कॉम्प्लेक्स आइंस होते हैं और उनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकें। द कंपाउंड्स containing the complex molecules or complex ions and capable of independent existence. ठीक है, वो कंपाउंड्स जिनके अंदर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं या कॉम्प्लेक्स आइंस होते हैं और वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। जी, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं, ये हमारे पास है जी K4FeCN6 पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2, और दूसरा है जी हमारे पास CuNH3 4SO4। अच्छा, अगर हम इनको आयोनाइज करवाएं, अगर मैं पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट को आयोनाइज करवाऊं तो इसमें 4 पोटेशियम आयन बनते हैं और एक इसमें ये हेक्सासाइनोफेरेट आयन बनता है। और अगर मैं इस दूसरे वाले कंपाउंड को आयोनाइज करवाऊं तो इसमें एक तो हमारे पास CuNH3 4 +2 और 7SO4 -2 बनता है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें आपको नजर आ रहा है, ये ऊपर वाली एग्जांपल में ये कैटाइन हमारे पास सिंपल है और ये एनाइन जो है ये कॉम्प्लेक्स है। और दूसरी एग्जांपल में ये हमारे पास कैटाइन कॉम्प्लेक्स है और ये जो एनाइन है ये सिंपल है।
तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें सिंपल कैटायन हो और कॉम्प्लेक्स एनाइन हो, या कॉम्प्लेक्स कैटायन हो और सिंपल एनाइन हो, दोनों बातें हो सकती हैं। कोई भी एक आइन जो है वो कॉम्प्लेक्स होगा। अगर सिंपल कैटाइन सिंपल है तो एनाइन कॉम्प्लेक्स होगा, और अगर एनाइन सिंपल है तो कैटाइन कॉम्प्लेक्स होगा। अच्छा, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि वो जो है वो पूरा कॉम्प्लेक्स जो है उसमें आइन ना हो, वो न्यूट्रल भी हो सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें, जी, NiCO4, तो इस केस में ये जो पूरा हमारे पास कॉम्प्लेक्स है ये न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो ये अपने आइंस में आयोनाइज नहीं हो सकता। तो ये कॉम्प्लेक्स जो है ये न्यूट्रल फॉर्म में है, और इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पॉजिटिव भी था, नेगेटिव भी था, और इसी तरह ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स में भी पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। ठीक है, तो वो कंपाउंड्स जिनके अंदर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हो या कॉम्प्लेक्स आइंस हो और वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हो। अच्छा, अब हम इनके कंपोनेंट्स की बात करेंगे, इनमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का और नाम क्या होता है जी? इनका और क्या नाम होता है? जी बच्चों, इनका और क्या नेम होता है? जी, इनका एक और नाम होता है कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। क्यों? क्योंकि इनके अंदर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अभी हम बात करते हैं कि इनके अंदर क्या बनता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है, इसलिए हम इनको कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स भी कहते हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले होता है जी सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन, जैसे कि ये हमारे पास जो एग्जांपल थी, K4FeCN6। ये जो ट्रांजिशन मेटल एटम है, ये ट्रांजिशन मेटल आयन है, ये बेसिकली हमारा ट्रांजिशन मेटल ही होगा। अब ये ट्रांजिशन मेटल जो है ये एटम की फॉर्म में भी हो सकता है, ये आयन की फॉर्म में भी हो सकता है। ये सेंट्रल मेटल एटम या आयन ये हमारा ट्रांजिशन मेटल ही होगा, और ये एटम भी हो सकता है, ये आयन भी हो सकता है। जैसे कि इस एग्जांपल में हमारे पास ये जो आयरन है ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम है या आयन है, और बेसिकली इसके साथ ये जो हमारे हमारे पास ये जो दूसरा जो इसका कंपोनेंट है, इसको अगली डेफिनेशन में हम पढ़ेंगे कि ये है जी लिगेंड। तो सेंट्रल मेटल एटम को लिगेंड सराउंड कर रहे होते हैं। तो मेटल एटम और आयन सराउंडेड बाय लिगेंड्स, उसको हम कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम या आयन। ठीक है, तो इस एग्जांपल में हमारे पास जो आयरन है ये सेंट्रल मेटल एटम है, इसको लिगेंड सराउंड कर रहे हैं। तो अब हम लिगेंड्स को डिफाइन करेंगे। ये नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारे पास लिगेंड्स। हाँ जी, लिगेंड क्या होता है? डेफिनेशन उल्ट कर लो। लिगेंड कोई कोई एनाइन होगा या न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा जिसके ऊपर लोन पेयर्स होंगे, और ये सराउंड करेगा सेंट्रल मेटल एटम को और उसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। जी, लिगेंड क्या होगा? लिगेंड या तो एनाइन होगा
यानी कि एनाइन उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, या ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा। और न्यूट्रल मॉलिक्यूल वो होगा जिसके पास लोन पेयर्स होंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, एनाइन और न्यूट्रल न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिसके पास लोन पेयर होंगे, ये सराउंड करेगा सेंट्रल मेटल एटम को। एंड डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू इट। हाँ जी, लेविस एसिड। लेविस एसिड के लेविस बेस, जो लोन पेयर डोनेट करता है वो लिविस बेस है, जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है वो लिविस एसिड है। तो लिगेंड जो है ये लोन पेयर डोनेट करेगा, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये लिविस बेस है। अच्छा, कि जैसे कि हमारे पास हमने एग्जांपल देखी थी K4FeCN6 में, जी K4FeCN6 में ये जो हमारे पास आयरन है, इसको ये सायानाइड आयन सराउंड कर रहे हैं, तो यहां पर Cn नेगेटिव है, ये सायानो है। अभी हम बात करेंगे हमारे पास जो एनायनिक लिगेंड्स होते हैं, यानी कि जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, एनायनिक लिगेंड्स के एंड पे हमेशा O आता है। तो वैसे तो ये सायानाइड आयन है, लेकिन ये सायानो है। तो ये कितने लिगेंड्स इसको सराउंड कर रहे हैं? 6। तो हर जो है, हर लिगेंड जो है वो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आयरन को डोनेट कर रहा है। और जब ये डोनेट करता है तो ये कौन सा बॉन्ड बनता है? जब एक ही एटम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो आयरन को 6 सायानाइड आयन सराउंड कर रहे हैं, और ये 6 के 6 इसको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। तो ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है? ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, और ये इसका अभी हम बात करेंगे, ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। अच्छा, अब हम लिगेंड्स को डिफाइन करते हैं। लिगेंड्स कौन कौन से होते हैं? टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। अभी हम बात करने लगे हैं कि वो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, उसकी बेस पे इनकी कौन से टाइप्स, कितने टाइप्स हैं। वो लिगेंड जो एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको हम कहते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड्स। डोनेट ओनली वन इलेक्ट्रॉन पेयर। वो लिगेंड जो सिर्फ एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उसको हम कहते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड्स। अब मोनोडेंटेट लिगेंड्स में हमारे पास कौन कौन से हैं? जी, जो नेगेटिवली चार्ज है हमारे पास मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं नेगेटिव में, जो एनाइनिक मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं। एनाइनिक में आ जाता है हमारे पास F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, OH नेगेटिव, Cn नेगेटिव। तो ये सारे एनाइनिक मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, हाइड्रोक्सो, सायानो। जी, हम इनके एंड पे O लेके आते हैं। इनके एंड पे क्या आता है? O। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, हाइड्रोक्सो, सायानो। अच्छा, न्यूट्रल में हमारे पास कौन कौन से आते हैं? न्यूट्रल में जो मोनोडेंटेट लिगेंड्स है उसमें हमारे पास वाटर आता है H2O। तो यहां पर वाटर का नाम क्या है? एक्वा। इसी तरह हमारे पास NH3 है, वैसे तो ये अमोनिया होता है लेकिन यहां पर हम इसको कहते हैं एमाइन।
इस तरह CO है, CO इज कार्बोनाइल। CO क्या है? कार्बोनाइल। तो ये थे हमारे पास मोनोडेंटेट लिगेंड्स। नेक्स्ट है हमारे पास बाइडेंटेट लिगेंड्स। कौन से हैं? नेक्स्ट है बाइडेंटेट लिगेंड्स। जो दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उनको हम कहते हैं बाइडेंटेट लिगेंड्स। डोनेट्स टू इलेक्ट्रॉन पेयर्स। इसमें जो हमारे पास, जो मैं एनायनिक लिख रहा हूं सबसे पहले, एनायनिक में हमारे पास कौन कौन से आएंगे जो बाइडेंटेट हैं? उसमें हमारे पास आता है कार्बोनेटो, CO3-2। तो अगर आप इस कार्बोनेट का स्ट्रक्चर देखो, कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है, तो इसमें 2 ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये कार्बोनेटो है। तो एक ये ऑक्सीजन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक ये ऑक्सीजन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इसी तरह हमारे पास सल्फेट आयन है जिसको सल्फेटो कहेंगे, SO4-2। तो इसमें भी हमारे पास सल्फर जो है वो 6 बॉन्ड बनाता है और 2 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। इसी तरह हमारे पास है ऑक्सीलेटो, COO नेगेटिव एंड COO नेगेटिव, दिस इज ऑक्सीलेटो। ऑक्सीलेट आयन से निकला है ऑक्सीलेटो। अगर हम इसको कंबाइन करके लिखें तो कैसे लिखेंगे? चूंकि हमारे पास 2 COO है तो 2 लिखें तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा ट्वाइस, और चूंकि 2 नेगेटिव चार्ज है तो -2, दिस इज ऑक्सीलेटो। तो ये हमारे पास एनायनिक बाइडेंटेट लिगेंड है। अच्छा, न्यूट्रल में हमारे पास कौन कौन से आ जाएंगे? हाइड्राजीन आ जाएगा न्यूट्रल में हमारे पास। जी, जो न्यूट्रल हमारे पास बाइडेंटेट लिगेंड है उसमें हमारे पास है एक तो हाइड्राजीन NH2NH2। अब ये न्यूट्रल है, एक इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर और एक इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर। ठीक है, हाइड्रोजीन NH2NH2 ये 2 लोन पेयर हैं इसके पास, तो ये बाइडेंटेट लिगेंड है। इस तरह इथाइलिन डायमाइन, दूसरी एग्जांपल क्या है हमारे पास? CH2 और इस तरफ भी NH2। तो ये है इथाइलिन, इसको हम क्या कहते हैं? इथाइलिन। और ये 2 अमाइनो ग्रुप लगे हुए तो इथाइलिन डायमाइन, और इन दोनों के पास लोन पेयर हैं तो ये दो दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा होता है? इथाइलिन डायमाइन का शॉर्ट फॉर्म पता है आपको? जी, इसकी शॉर्ट फॉर्म है EN। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? EN। जो न्यूट्रल है ना उसके पास लोन पेयर्स हैं तो वो अपने लोन पेयर डोनेट करता है। ठीक है, ये हो गए हमारे पास किसके ऊपर?
जैसे कि आपने वो नहीं पढ़ा था, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है अमोनिया के अंदर, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है अमोनिया में, तो ये हाइड्रोजन आयन को अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो जब एक ही बॉन्डेड एटम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो जो बॉन्ड बनता है दैट इज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो ओवरऑल ओवरऑल पूरे सिस्टम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो ये बन जाता है NH4 पॉजिटिव। तो पूरे सिस्टम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ना। कार्बोनाइल न्यूट्रल है लेकिन उसके पास लोन पेयर तो है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। कार्बोनाइल में ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर है। कार्बोनाइल क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड ही है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो लिगेंड्स की टाइप हैं वो है ट्राइडेंटेट लिगेंड, जिसमें जो 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। जी, थर्ड टाइप है ट्राइडेंटेट लिगेंड। डोनेट्स 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। जी बच्चों, इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की तरह ये कॉम्प्लेक्स है। इसमें ये 3 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है और इसमें हमारे पास एग्जांपल है डाई इथाइलिन ट्राइएमाइन। जी, CH2 CH2 NH2 CH2 CH2 एंड NH2। ये हमारे पास जो है ना ट्राइडेंटेट लिगेंड है। लेकिन कॉम्प्लेक्स के अंदर सिंपल भी तो है, तो कॉम्प्लेक्स को आपने सिंपल कर देना है। अच्छा जी, इसमें आप देखो ये हमारे पास दो दो इथाइलिन है, तो ये डाई इथाइलिन हो जाएगा। कौन कौन से? एक ये इथाइलिन है और एक ये इथाइलिन है, तो ये डाई इथाइलिन है। और इसमें कितने अमाइन है? 1 2 3, तो डाई इथाइलिन ट्राई अमाइन। तो चूंकि इसके पास 3 लोन पेयर हैं, 3 अमाइन है, तो 3 लोन पेयर है, तो ये 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, दैट इज ट्राइडेंटेट लिगेंड। कार्बोनेटों में हमारे पास 2 ऑक्सीजन है जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो वो दोनों ऑक्सीजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है ना वो है हेक्साडेंटेट लिगेंड की। हेक्साडेंटेट लिगेंड इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट एक लिगेंड है, हेक्साडेंटेट लिगेंड। तो ये कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? जी, नोमेनक्लेचर है इसका। तो जो 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा दैट इज डोनेट्स 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। और इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो है EDTA। नाम सुना है ना आपने? EDTA, EDTA। EDTA stands for ethylene diamine tetraacetate। इथाइलिन डाइएमाइन टेट्राएसीटेट। नहीं, टेट्रा और पेंटा जो लिगेंड्स है ना वो नहीं है, वो कॉमन नहीं है। ज्यादा कॉमन हमारे पास मोनो है, बाय है, ट्राई है और हेक्सा है। हाँ जी, EDTA जो है ये बड़ा फेमस है, इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसीटेट। इसका हमारे पास
क्या स्ट्रक्चर है, तो नाम से जाहिर है इथाइलिन, यानी कि एक इथाइलिन है हमारे पास CH2 और चूंकि डाई माइनस का मतलब दो नाइट्रोजन लगे हुए हैं, आपने सिंपल नाम से स्ट्रक्चर बना लेना है। ये इथाइलिन है, दो अमाइन लगा दिए और टेट्रा एसीटेट और चार एसीटेट आयन लगा देने आपने, दो इस नाइट्रोजन के साथ और दो इस नाइट्रोजन के साथ। तो एक एसीटेट आयन इस तरफ लग जाएगा CH2CO नेगेटिव, एक एसीटेट इस तरफ लग जाएगा CH2C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, एक एसीटेट इस तरफ लग जाएगा CH2CO नेगेटिव और एक इस तरफ लग जाएगा CH2COO नेगेटिव। तो कितने नेगेटिव इसमें इसमें टोटल कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी है? एक ये ऑक्सीजन 1 2, एक ये ऑक्सीजन 3, एक ये ऑक्सीजन 4 और ये नाइट्रोजन के पास दो लोन पेयर, ये पांचवा और ये छठा। तो चार ऑक्सीजन है जिनपे नेगेटिव है और दो नाइट्रोजन है जिनके पास लोन पेयर है, तो टोटल 6 जो है ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट है वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। जी, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? एक लेगेंड जितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं ना सेंट्रल मेटल एटम को, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है NiCO4, इसमें निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? NiCO4 में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? इसको कितने कार्बोनाइल ग्रुप सराउंड कर रहे हैं? 4, और ये सारे क्या हैं? मोनोडेंटेट लिगेंड। तो एक जो है वो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो चार जो है वो चार पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो यहां पर निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 4। तो अगर बायडेंटेट लिगेंड होगा तो वो दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, तो वो दो ही कंसिडर होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर में वो 2 कंसिडर होगा। जी, क्वेश्चन क्वेश्चन है हमारे पास, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ cobalt in COEN2Cl2 is 246। जी, कोबाल्ट का इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? जी बच्चों, कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इसमें? हाँ जी, मेजॉरिटी बच्चे कह रहे हैं 4। इसमें आपने बाइडेंटेट लिगेंड्स का भी ख्याल रखना है। अगर कोई बाइडेंटेट लिगेंड है तो वो तो दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं ना। तो यहां पर जो हमारे पास इथाइलिन डायमाइन है, इथाइलिन डायमाइन ये बाइडेंटेट लिगेंड है, तो ये एक जो है वो दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, तो दो जो है ये चार इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। तो इथाइलिन डायमाइन जो है ये चार इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। ठीक है,
और क्लोरीन जो है ये मोनोडेंटेट है, तो ये दो है, तो ये दो डोनेट करेगा, तो 4 और 2 6, सो द राइट आंसर इज 6। ठीक है, तो आपने बाइडेंटेट लिगेंड्स, ट्राइडेंटेट लिगेंड और हेक्साडेंटेट लिगेंड्स का भी ख्याल रखना है। अगर तो वो सारे मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो फिर तो टोटल उनका जितना नंबर है उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर है। लेकिन अगर उसमें कोई बाइडेंटेट लिगेंड आ गया तो उसका आपने ख्याल रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास कोऑर्डिनेशन सफियर। नेक्स्ट इसका कंपोनेंट क्या है जी? इथाइलिन डायमाइन न्यूट्रल लिगेंड है। फोर्थ इसका कंपोनेंट है कोऑर्डिनेशन सफियर। एक इथाइलिन डायमाइन दो, दो डोनेट करेगा, तो हमारे पास इथाइलिन डायमाइन दो थे, एक दो डोनेट कर रहा है, तो दो कितने डोनेट करेंगे? 4। बेटा, बेटा ये देखो, इथाइलिन डायमाइन CH2 NH2 तो ये हमारे पास एक इथाइलिन डायमाइन है। इसमें एक ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और एक ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। तो ये एक जो है ये कितने डोनेट करेगा? दो। और अगर हम इसके दो मॉलिक्यूल ले लें इथाइलिन डायमाइन के, इथाइलिन डायमाइन के हमारे पास दो थे ना मॉलिक्यूल, अब दो कितने डोनेट करेंगे? 4। 1 2 3 4। तो एक इथाइलिन डायमाइन दो डोनेट करेगा, दो इथाइलिन डायमाइन 4 डोनेट करेंगे। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है ना वो सिर्फ एक लोन पे डोनेट करने की एबिलिटी रखता है, इसलिए इसलिए जो है वो मोनोडेंटेट लिगेंड है। ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाइडेंटेट लिगेंड में आएगा या वो दोनों ही लोन पेयर डोनेट कर देता है, नहीं, वो सिर्फ एक लोन पेयर डोनेट करने की एबिलिटी रखता है। जी, कोऑर्डिनेशन सफियर क्या होता है जी? हम क्या करते हैं, K4FeCN6 ये हमारे पास एग्जांपल है। इसमें हमने क्या किया, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड को एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। तो इसमें हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम Fe है और लिगेंड जो है वो सायानो है। इन दोनों को मिला के हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया और इस कोऑर्डिनेशन सफियर पे, तो इन दोनों को मिला के हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन सफियर। इसी तरह हमारे पास है CuNH3 SO4। तो इसमें भी हमारे पास ये जो मेटल एटम है कॉपर और लिगेंड NH3 इन दोनों को मिला के हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया और इसके ऊपर चार्ज है +2। तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन सफियर है। इसी तरह हमारे पास निकल टेट्रा कार्बोनाइल 4 है और इसके आगे पीछे ना इसके आगे कुछ है ना इसके पीछे कुछ है, तो ये न्यूट्रल है। तो कोऑर्डिनेशन सफियर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन सफियर ये होता है कि सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स को मिला के हम एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन सफियर। अच्छा, अब अगर आप गौर करो, ये जो कोऑर्डिनेशन सफियर है ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये न्यूट्रल भी हो सकता है। कोऑर्डिनेशन सफियर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। मैंने आपको तीनों एग्जांपल्स लिख दी हैं। इस केस में K4FeCN6 के केस में ये नेगेटिव है, ये एनायनिक है। इसके केस में ये पॉजिटिव है, ये कैटायनिक है। और इसके केस में ये न्यूट्रल है। अब ये जो कोऑर्डिनेशन सफियर पे चार्ज आता है ना, वो कैसे आता है वो अगली बात है। चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन सफियर,
जी, जैसे कि हमारे पास था K4FeCN6। इसमें जो चार्ज है, लेट से हम कहते हैं कि इस पे जो चार्ज है ना FeCN6, और इस पे चार्ज है -4। इस पे जो चार्ज आया ना -4, वो उसके अंदर जितने भी सेंट्रल मेटल एटम है और जितने भी लेगेंड्स हैं, उन सब का सम ये जो है ना -4 है। ठीक है। अब ये जो पोटेशियम के साथ नीचे 4 लिखा हुआ था ना, ये 4, हमें पता है कि जब हम कोई कंपाउंड बनाते हैं तो हम वैलेंसीज को शिफ्ट करते हैं। MgCl2 कैसे बना है? क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 है और क्लोरीन की -1 है, तो वैलेंसीज जो हैं वो शिफ्ट होती हैं। तो मैग्नीशियम की इस तरफ आ गई और क्लोरीन की इस तरफ आ गई। इस तरह जो पोटेशियम के साथ 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके ऊपर -4 था। अब ये -4 इन दोनों का सम है। आयरन होता है +2, सायानाइड होता है -1, -1 इंटू 6 ये हो जाएगा -6, और +2 और ये हो जाएगा -6। तो -6 +2 का आंसर क्या आता है? -4। तो ये पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे जो चार्ज होता है वो तमाम वो मेटल एटम और लेगेंड्स का सम होता है। तो यहां से आप सेंट्रल मेटल एटम की वैलेंसी फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि जो सेंट्रल मेटल एटम है वो तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं ना। आपको नहीं पता कि सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, क्योंकि उसकी तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो तो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो पूरे चार्ज से और लिगेंड्स से आप सेंट्रल मेटल एटम की फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं आपको कहूं कि CuNH3 4SO4 में आप कॉपर की फाइंड आउट करके दिखाओ। अच्छा, हमें यह पता है कि सल्फेट -2 होता है, तो डेफिनेटली इस पूरे पे चार्ज +2 होगा, क्योंकि इन दोनों के साथ कुछ नहीं ना लिखा हुआ नीचे। तो इसका मतलब दोनों ने एक दूसरे की वैलेंसी को कैंसिल किया है। सल्फेट हमें पता है -2 है, तो डेफिनेटली ये पूरा कोऑर्डिनेशन सफेयर +2 है। तो यहां से आप कॉपर की निकाल सकते हो। तो एक कॉपर और 4 एमाइन का सम, कितने एमाइन है हमारे पास? 4। 4 एमाइन का सम क्या है? +2। तो कॉपर की आपने निकालनी है। एमाइन न्यूट्रल है ना, तो जो न्यूट्रल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो 0 का आप मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो आंसर 0 आएगा। तो जब ये 0 आ गया तो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता चल गई +2। तो इस तरह आप किसी ट्रांजिशन मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर सकते हो। पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज आपको पता होगा, और लिगेंड्स पे जो चार्ज होता है, लिगेंड्स की भी वैलेंसी का आपको पता होगा। तो इस तरह आप पूरे सेंट्रल मेटल एटम की जो है ना वो ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब हम आ जाते हैं इनके नोमेनक्लेचर की तरफ। इनको नाम कैसे देना है? ठीक है बच्चों, मैं इनको नेम कैसे देना है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे जो चार्ज है ना, वो आपने खुद खुद उसको आपने आइडेंटिफाई करना है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे क्या चार्ज होगा। हाँ जी, नोमेनक्लेचर का एक रूल है, नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। पोटेशियम तो हमेशा +1 होता है। हाँ जी, पहला रूल क्या होता है? कैट आइंस आर नेम्ड बिफोर एनाइंस। हमेशा कैट आयन का नाम हम पहले लिखते हैं। बेशक आप जो मर्जी कंपाउंड ले लो, अगर आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की बात नहीं कर रहे, तो आपके पास जो सिंपल कंपाउंड्स हैं उनमें भी हम कैट आयंस को पहले लिखते हैं और एनाइंस को बाद में लिखते हैं। जैसे कि सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम जो है पॉजिटिव है, इसका नाम पहले आ रहा है, और नेगेटिव पार्ट है क्लोराइड, उसका नाम बाद में आ रहा है। तो हमेशा पॉजिटिव आयन पहले लिखा जाता है, नेगेटिव आयन बाद में लिखा जाता है।
अब वो पॉजिटिव आयन सिंपल भी हो सकता है, पॉजिटिव आयन कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, जैसे कि K4FeCN6 के केस में इसमें कैट आयन सिंपल है और एन आयन कॉम्प्लेक्स है। तो इस केस में जो कि पोटेशियम कैट आयन है, तो इसका नाम ही पहले आएगा। जब आपने इस कंपाउंड को नेम देना है तो पोटेशियम का नाम पहले आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव आयन है। लेकिन अगर आप इस एग्जांपल में देखो CuNH3 4SO4, तो इस केस में ये पॉजिटिव आयन है और ये पॉजिटिव आयन जो है ये कॉम्प्लेक्स है। तो इस केस में आपने इसको, इस कॉम्प्लेक्स आयन को नाम पहले देना है, क्योंकि ये पॉजिटिव आयन है। अच्छा, जब भी आपने कॉम्प्लेक्स को नाम देना है तो कैसे नाम देना है? लो भी, लेट से हम इसको नाम देने लगे हैं। ये जो हमारे पास है CuNH3 4SO4, जब भी आपने कॉम्प्लेक्स पार्ट को नेम देना है तो सबसे पहले आपने लिगेंड्स का नाम लिखना है। किसका नाम लिखना है? कॉम्प्लेक्स पार्ट में हमारे पास कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं? लिगेंड्स हैं और सेंट्रल मेटल एटम है। तो सबसे पहले आपने लिगेंड्स का नाम लिखना है। अगर आपके पास एक से ज्यादा लिगेंड्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स हैं, तो आप अल्फाबेट ऑर्डर में नाम लिखोगे। जिसका नाम पहले आ रहा है वो पहले लिखा जाएगा। और अगर एक ही लिगेंड एक से ज्यादा दफा लिखा हुआ है तो उसके लिए आप प्रीफिक्स इस्तेमाल करोगे, डाई, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा। अब जैसे कि इसके केस में हमारे पास एक ही लिगेंड है। ये कौन सा लिगेंड है हमारे पास? एमाइन। और ये एक लिगेंड कितनी दफा है? 4 दफा। तो इसका नाम होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे टेट्रा एमाइन। जी, टेट्रा एमाइन। तो सबसे पहले आपने लिगेंड्स का नाम लिखना है कॉम्प्लेक्स में। जब आप लिगेंड्स का नाम लिख लोगे उसके बाद आप सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखोगे। तो टेट्रामाइन के बाद हमारे पास कौन सा सेंट्रल मेटल एटम है? कॉपर। तो दिस इज टेट्रामाइन कॉपर। अच्छा, यहां पर एक रूल है, अगर हमारे पास जो सेंट्रल मेटल एटम है वो एक पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर का हिस्सा है तो फिर उसका नाम एज इट इज आ जाएगा। लेकिन अगर वो सेंट्रल मेटल एटम किसी नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर का हिस्सा है, अभी हम इस एग्जांपल में देखेंगे, तो उस सेंट्रल मेटल एटम के एंड पे 8 आएगा। अभी हम इसको देखेंगे। लेकिन यहां पर ये जो कॉपर है ये हमारे पास पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर का हिस्सा है, तो इसका नाम एज इट इज आएगा। अच्छा, ट्रांजिशन मेटल एटम का नाम लिखने के बाद आपने उसकी वैलेंसी लिखनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है रोमन नंबर्स में, ब्रैकेट के अंदर लिखनी है रोमन नंबर्स में। तो इसकी आपने ऑक्सीडेशन स्टेट खुद से फाइंड आउट करनी है। तो अभी मैंने बता दिया, पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे +2 है। कैसे पता चला? क्योंकि सल्फेट -2 है। तो एमाइन जो है वो 0 है, तो इसका मतलब कॉपर की +2 है। तो आप इसको रोमन नंबर्स में लिखोगे ब्रैकेट के अंदर कॉपर 2, और एंड पे नेगेटिव आयन आ जाएगा सल्फेट। तो इसका नाम होगा टेट्रा एमाइन कॉपर 2 सल्फेट। अब हम इसको नाम देते हैं। ये सबसे पहले था हमारे पास पॉजिटिव आयन, था हमारे पास पोटेशियम। पॉजिटिव आयन क्या था हमारे पास? पोटेशियम। तो सबसे पहले हमने पोटेशियम लिख दिया। अब ये हमारा नेगेटिव पार्ट है, और इस नेगेटिव पार्ट में सबसे पहले किसका नाम लिखना है? लिगेंड्स का। तो ये कौन सा लिगेंड है हमारे पास? सायनो। हमने बात की है जो भी एनायनिक लिगेंड्स हैं उनके एंड पे O आएगा, और ये कितनी दफा है? 6 दफा। तो हम इसको लिखेंगे हेक्सासायनो। अब कोई और लिगेंड है इसके अंदर? नहीं है। तो अब हम सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे, और ये जो सेंट्रल मेटल एटम है ये नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर का हिस्सा है, तो इसके एंड पे 8 आएगा। तो ये आयरन नहीं होगा, ये होगा फेरेट, हेक्सासायनोफेरेट। और अब हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। तो इन दोनों का सम था -4, क्योंकि पोटेशियम के साथ ये जो 4 है इसका मतलब है कि इसकी वैलेंसी थी -4। तो पोटेशियम हेक्सासायनोफेरेट, तो यहां पर सायनो की थी -1, -1 इंटू 6 -6, -6 उधर जाके +6, तो 6 में से 4 निकाल दिए, तो आयरन की आगे 2। तो इसका नाम है पोटेशियम हेक्सासायनोफेरेट 2। जी, नेक्स्ट हम एक कंपाउंड की प्रैक्टिस करने लगे हैं। हमारे पास है जी NaMnCO5। जी बच्चों, क्या नाम है इसका?
जो सिंपल होता है उसके साथ हम टेट्रा प्रीफिक्स नहीं इस्तेमाल करते। सिंपल आइंस के साथ हम प्रीफिक्सेस इस्तेमाल नहीं करते। हाँ जी, NaMnCO5। तो सबसे पहले पॉजिटिव आयन का नाम आएगा, सबसे पहले आ जाएगा सोडियम। अच्छा, पूरे कोऑर्डिनेशन सफियर पे क्या चार्ज है? मुझे पता है कि सोडियम +1 होता है, और सोडियम के साथ कुछ नहीं लिखा और इसके साथ भी कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब डेफिनेटली पूरे कोऑर्डिनेशन सफियर पे चार्ज होगा -1। अच्छा जी, और इसमें लिगेंड कौन सा हमारे पास? कार्बोनाइल। और कार्बोनाइल कितनी दफा है? 5 दफा। तो ये होगा पेंटा कार्बोनाइल। पेंटा कार्बोनाइल। और उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम आएगा मैंगनीज है, लेकिन चूंकि ये नेगेटिव कोऑर्डिनेशन सफियर का हिस्सा है तो ये आएगा मैंगनेट। पेंटा कार्बोनाइल मैंगनेट। अब आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखोगे, 1 मैंगनीज और 5 कार्बोनाइल का सम -1 है। कार्बोनाइल कितना होता है? कार्बोनाइल वैसे ही 0 होता है, तो ये 0 हो गया, तो मैंगनीज की क्या आ गई? 1। तो पेंटा कार्बोनाइल मैंगनेट -1। ठीक है, मैंगनेट -1। मैंगनेट आएगा क्योंकि ये नेगेटिव कोऑर्डिनेशन सफियर का हिस्सा है। अच्छा जी, अगर आपके पास डिफरेंट लेगेंड्स लगे हुए हैं तो उनको नेम कैसे देना है आपने? हाँ जी, PTCl NO2 NH3 4 SO4। जी, अब इसमें हमारे पास कौन कौन से लिगेंड्स हैं? एक क्लोरो है, एक नाइट्रो है और एक एमाइन है। तो अल्फाबेट ऑर्डर में नाम लिखने, तो सबसे पहले आता है एमाइन। और एमाइन कितनी दफा है? 4 दफा। तो टेट्रा एमाइन। उसके बाद क्या आएगा? क्लोरो, और फिर आएगा नाइट्रो। टेट्रा एमाइन क्लोरो, फिर आएगा नाइट्रो, टेट्रा एमाइन क्लोरो नाइट्रो। अब आप लिखोगे सेंट्रल मेटल एटम। हाँ जी, वैलेंसी नेगेटिव भी हो सकती है। टेट्रा एमाइन क्लोरो नाइट्रो। अब आप सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखोगे प्लैटिनम। अच्छा, सल्फेट -2 है, तो इसका मतलब इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे +2 है। अब चूंकि ये पॉजिटिव का हिस्सा है तो इसका नाम एज इट इज आ जाएगा प्लैटिनम। अब आप इसकी वैलेंसी फाइंड आउट करोगे प्लैटिनम की, तो 1 प्लैटिनम, 1 क्लोरीन, 1 नाइट्रो और 4 एमाइन का सम जो है वो हमारे पास +2 है। तो क्लोरीन होता है -1, नाइट्रो होता है -1 और एमाइन वैसे ही 0 है। -1 ये क्या हो गया? -2 उधर जाके +2 और +2 और +2 ये हो गया +4। तो प्लैटिनम की आ गई 4 और एंड पे सल्फेट। जी बच्चों, क्लियर है? ठीक है, तो ये था जी इनका नोमेनक्लेचर। अच्छा, अब आप कुछ जो है ना फेडरल बोर्ड की बुक में गिवन है, कुछ पॉजिटिव लिगेंड्स के भी आपको नाम आने चाहिए। जो हमारे पास वैसे तो हमने पढ़ा है ना, लिगेंड्स हमारे पास ज्यादातर क्या है? एनायनिक लिगेंड्स हैं या न्यूट्रल हैं, उनके पास लोन पेयर है। कुछ पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स भी हैं, उनके एंड पे ईएम आता है, पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स। जैसे कि हमारे पास है NH2 NH3 पॉजिटिव, हाइड्राजीन से ये निकला है तो इसका नाम होगा हाइड्राजीनियम। एंड पे ईएम आएगा, हाइड्राजीनियम। इसी तरह हमारे पास है NO+ नाइट्रोसाइलियम।
इस तरह हमारे पास है NH4 पॉजिटिव और ये है अमोनियम। ठीक है, तो ये था जी इनका नोमेनक्लेचर। अब आप लोगों को एक कंपाउंड देते हैं, उसका नाम बताओ भाई। CO NO2 3 और NH3 3। जी बच्चों, इसका नाम बताओ। CO NO2 होल थ्राइस NH3 होल थ्राइस। हाँ जी, तो क्या नेम है इसका? ट्राई एमाइन, क्योंकि हमारे पास दो लिगेंड है, ये एमाइन है और ये नाइट्रो है, तो अल्फाबेट ऑर्डर में ट्राई एमाइन, ट्राई नाइट्रो, और फिर आएगा हमारे पास सेंट्रल एटम कोबाल्ट। कोबाल्टेट आएगा कि कोबाल्ट आएगा? क्या ये कैट आइन है? इसके ऊपर कोई चार्ज हमें शो हो रहा है? इसके इससे पहले कुछ लिखा हुआ है या इसके बाद कुछ लिखा हुआ है? नहीं, तो ये हमारे पास न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन सफियर है। ये कोऑर्डिनेशन सफियर हमारे पास न्यूट्रल है, तो इसमें आपने कोबाल्ट की वैलेंसी निकालनी है। तो इसमें नाइट्रो जो है वो -1 है, और -1 × 3 हो जाएगा -3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? -3। और एमाइन वैसे ही 0 है, तो -3 उधर जाके क्या हो जाएगा? +3। तो कोबाल्ट 3, कोबाल्ट की वैलेंसी क्या आएगी? +3। अच्छा, अब हम कुछ शेप्स की बात करेंगे। शेप्स शेप्स जो है ना वो आपने याद रखना है। नाइट्रो एनायनिक लिगेंड है, NO2 - 1, मोनोडेंटेट। जी, अब हमारे पास शेप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स साइंस, इनकी शेप्स क्या होंगी? ये शेप्स जो है ना आपने याद रखनी है। अच्छा, जो ज्यादा जो कोऑर्डिनेशन नंबर कॉमन है ना वो है कोऑर्डिनेशन नंबर 2। जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है ज्यादा, वो कंपाउंड्स कॉमन है। और जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है वो कंपाउंड्स कॉमन है। जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है वो कॉमन है। तो जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है वो क्या होते हैं? वो हमारे पास होते हैं लीनियर। जिनमें हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 2। तो इसमें हमारे पास कॉपर, सिल्वर और मरकरी के आते हैं।
और इसमें इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, जैसे कि CuNH3 2 पॉजिटिव। तो ये हमारे पास एक जो है ना ये लीनियर होगा। इसी तरह कॉपर की जगह सिल्वर आप लगा दो, सिल्वर NH3 2 पॉजिटिव। इसी तरह आप गोल्ड लगा दो, AuCN2 नेगेटिव। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 जो है उनकी ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर। और इसमें ज्यादातर हमारे पास कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और मरकरी आता है। फिर हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ना 4, कोऑर्डिनेशन नंबर जो 4 है ना, तो उसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं। जब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है हमारे पास 4, तो इसमें हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो टेट्राहेड्रल होगा या वो होगा स्क्वायर प्लेनर। अच्छा, टेट्राहेड्रल में जो 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 हाइब्रिडाइजेशन होती है वो आपने पढ़ी है, इसमें होती है sp3, और स्क्वायर प्लेनर में होती है dsp2। स्क्वायर प्लेनर में क्या होती है, dsp2। कोऑर्डिनेशन नंबर जब 4 है ना, तो फिर उसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो टेट्राहेड्रल होगी ज्योमेट्री, तो फिर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, या वो स्क्वायर प्लेनर होगी, फिर है हाइब्रिडाइजेशन dsp2। जैसे कि टेट्राहेड्रल में एक सिंपल सी हम एग्जांपल लेते हैं, MnCl4 - 2। MnCl4 - 2, इसमें Mn के साथ 4 क्लोरीन लगे हुए हैं, तो ये क्या है, ये टेट्राहेड्रल है। इस तरह अगर आप स्क्वायर प्लेनर की बात करो तो इसमें हमारे पास एग्जांपल है CuNH3 4 + 2। तो स्क्वायर प्लेनर में हमारे पास होती है dsp2। तो इसकी अगर आप ज्योमेट्री देखो तो इसमें कॉपर इधर सेंटर में होता है और इधर चारों तरफ होते हैं हमारे पास एमाइन। तो ये हमारे पास जो होती है ना, ये होती है स्क्वायर प्लेनर। दिस इज dsp2, ये होती है स्क्वायर प्लेनर। अब टेट्राहेड्रल किस किस की हो सकती है, ये फेडरल बोर्ड की बुक में बना हुआ है। फेडरल बोर्ड की बुक में बताया हुआ है कि टेट्राहेड्रल किस किस की है। तो वो आपने कंपाउंड्स याद करने हैं, जो उसमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कंपाउंड्स आपने याद कर लेने हैं। FeCl4 - 1, NiCO4 0, CuCN4 - 2, ZnCl4 - 2। तो ये जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, इनको आपने याद करना है। dsp2 में एक D, एक S और दो P ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होते हैं, और 4 नए ऑर्बिटल बनेंगे। चार इंटरमिक्स हो रहे हैं। चार ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हो रहे हैं ना, एक D, एक S और दो P, तो 4 नए बनेंगे और उनका नाम होगा dsp2। नहीं, एंगल्स नहीं, बस आपने याद रखना है कि किस में टेट्राहेड्रल है और किसकी जो है ना वो हमारे पास स्क्वायर प्लेनर है। तो आपने याद रखना है, स्क्वायर प्लेनर में एक तो ये हमने ये कॉपर की लिखी थी, एक प्लेडियम की जो है PdCl4 -2, NiNH3 4 -2,
और एक एक अभी हमने लिखी थी CuNH3+2। तो वो ये हमारे पास है जी स्क्वायर प्लेनर। अच्छा जी, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है उनकी ज्योमेट्री क्या होगी? नहीं, एंगल्स नहीं याद करने आपने। कोऑर्डिनेशन नंबर है जी 6। तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास 6 है तो फिर भी हमारे पास पॉसिबिलिटीज बनती हैं। तो फिर जो हमारे पास ज्योमेट्री है वो है जी ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d2। तो इसमें कितने ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हो रहे हैं? एक s, 3p और 2d। इसमें 6 ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हो रहे हैं, और 6 ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होके नए जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे वो भी 6 होंगे। तो इसमें ज्योमेट्री है जी ऑक्टाहेड्रल। तो इसकी सबसे जो फेमिलियर एग्जांपल है, वो फेमिलियर एग्जांपल आपको याद होनी चाहिए, CONH3 6+3। अच्छा, जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है हम उसकी भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जी बस यही काफी है। कोऑर्डिनेशन नंबर जब 5 है तो वो हमारे पास है ट्राइगोनल बायपैरामिडल। तो इसमें हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन है DsP3। एक डी, एक कैस और 3p, 5 ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हो रहे हैं तो 5 नए बनेंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, ट्राइगोनल बायपैरामिडल है। तो इसमें एग्जांपल जो है वो आपने याद रखनी है FeCO5। जी बच्चों, तो ये था जी ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसमें ये जो बातें हैं ना ये आपने याद रखनी है। तो याद रखने वाली बातें जरा मुश्किल हो जाती हैं। हाँ जी, बेसिकली जितने ऑर्बिटल्स हैं ना उसके उतने वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। जी बेटा, ये यूनिट कंप्लीट हो गया है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का यूनिट कंप्लीट हो गया। तो ये फिजिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सारी खत्म हो गई है। अब हम कल से स्टार्ट करेंगे जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जी कोई हम नोमेनक्लेचर कर लेते हैं जी। जी बच्चों, इसका नाम क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि लेगेंड्स जितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं ना सेंट्रल मेटल एटम को, वो उस सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। जैसे कि अगर एक सेंट्रल मेटल एटम को 2 मोनोडेंटेट लेगेंड सराउंड कर रहे हैं
तो मोनोडेंडेट लिगेंड जो है वो एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो एक, अगर दो लिगेंड है मोनोडेंडेट, तो एक जो है वो एक डोनेट कर रहा है, दो जो है वो दो डोनेट करेंगे, तो टोटल उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 2। लेकिन अगर हम ये बात करें कि एक सेंट्रल मेटल एटम को दो बायडेंटेट लिगेंड सराउंड कर रहे हैं, अब एक बायडेंटेट लिगेंड दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो दो बायडेंटेट लिगेंड होंगे तो कितने डोनेट करेंगे? 4, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4। कोऑर्डिनेशन नंबर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? पूरे सफियर पे जो चार्ज होता है ना, वो आपको पता होना चाहिए। अब आपको लेगेंड्स का चार्ज पता होता है और पूरे कोऑर्डिनेशन सफियर का भी चार्ज पता होता है, तो आप उसको ऐड करते हो और दूसरी तरफ जाके माइनस कर देते हो, जैसे कि अब हम यहां पे करने लगे हैं। तो ये हमारे पास इसमें एक है जी, हमारे पास हाइड्रोक्सो और एक है एक्वा। सबसे पहले आएगा एक्वा, तो ट्राई एक्वा, एक्वा जो है वो 2 दफा है, और सॉरी थ्री टाइम्स है, तो ट्राई एक्वा। फिर है हाइड्रोक्सो, ट्राई हाइड्रोक्सो। अब ये पूरा जो कोऑर्डिनेशन सफियर है, ये हमें क्या नजर आ रहा है? न्यूट्रल नजर आ रहा है। तो फिर आएगा हमारे पास क्रोमियम, ट्राई एक्वा, ट्राई हाइड्रोक्सो, क्रोमियम। अब इस पूरे सफियर पे चार्ज है 0, तो इन सब का सम है 0, तो एक क्रोमियम, 3 हाइड्रोक्साइड और 3 वाटर का सम क्या है? 0। हाइड्रोक्साइड पे होता है -1, वाटर होता है 0। ठीक है, तो ये हो गया -3 और ये हो गया 0। तो -3 उधर जाके क्या हो गया? +3, तो क्रोमियम की क्या आ गई? 3। तो इस तरह हम चार्ज फाइंड आउट करते हैं, ट्राई एक्वा, ट्राई हाइड्रोक्सो, क्रोमियम 3। नहीं, जो सफियर पे चार्ज होगा वही सेंट्रल मेटल एटम पे नहीं होगा। जो पूरे सफियर पे चार्ज होता है वो लेगेंड्स और सेंट्रल मेटल एटम का सम होता है। तो आप लेगेंड्स का आपको पता होगा, तो लेगेंड्स को ऐड करके दूसरी तरफ ले जाओगे और फिर उसको सॉल्व करोगे तो आपके पास सेंट्रल मेटल एटम की आ जाएगी। ट्राई हाइड्रोक्सी नहीं, ट्राई एक्वा पहले आएगा ना। अल्फाबेट ऑर्डर में हमारे पास कौन पहले है? एक्वा, ए पहले आता है। ये एक्वा ए पहले आएगा और फिर एच बाद में आएगा। ट्राई एक्वा, ट्राई हाइड्रोक्सो। अल्फाबेट ऑर्डर में कौन पहले आ रहा है? ए पहले आता है बेटा। ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो कौन पहले आ रहा है? ए पहले आ रहा है। सेंट्रल मेटल एटम को सबसे एंड पे नेम देते हैं, पहले लिगेंड्स का नाम लिखना है। लिगेंड्स को नाम देते हुए अल्फाबेट ऑर्डर फॉलो करना है आपने। एच बाद में आता है अल्फाबेट में, एक्वा ए पहले आता है, पहले अल्फाबेट में ए आता है। जी बच्चों, तो ये था जी ट्रांजिशन एलिमेंट्स का यूनिट। इंशाल्लाह कल से हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो दिल लगा के पढ़िए और अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़।